हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 17 रोटेशनल मोशन। भाई सबको रोल आता है ना। अगर आप रोना नहीं चाहते तो आज जितने प्रॉब्लम मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, सारे प्रैक्टिस कर जाओ। ठीक, अगर आप आज का लेक्चर अच्छे से प्रैक्टिस कर जाते हो तो थ्योरी तो स्ट्रांग हो ही जाएगी। रोटेशनल का एग्जाम में ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा जो आप छोड़ करके आओ। ठीक है ना। तो आज हम रोटेशन की ऐसी तैसी कर डालेंगे। मज़ेदार खेल है आज रोटेशन का, बहुत अच्छे प्रॉब्लम आपके लिए मैंने रखे हैं। शुरू में वार्म अप रहेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि एक बार में मैंने सीधे आपको टाइट प्रॉब्लम दे दिए, आप दिक्कत में आ जाओगे। फिर धीरे 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 हम लेवल बढ़ाएंगे। एक चीज़ और, आज जो मैं टेस्ट में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लगाऊंगा वो आपको लेक्चर के साथ ही बता दूंगा। वो आपके लिए करने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे ही प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है ना, इस साल भी प्रॉब्लम रहने का पूरा चांस है। तो अगर टेस्ट का प्रॉब्लम आपने जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा मिस कर दिया तो फिर भाई गलती कर दी, पूरा लेक्चर देख के भी बेकार है। चलो पहले हम लोग थ्योरी रिवाइज करते हैं थोड़ी सी, फिर उस पर प्रैक्टिस करते हैं। देखो थ्योरी के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। पॉइंट मास के लिए mr² फॉर्मूला होता है। और अगर पॉइंट मास पे ज़बरदस्त सवाल है, अभी दिखेगा। और अगर नॉन पॉइंट मास है तो फिर हमें इंटीग्रेशन से निकालना पड़ता है, हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रहने चाहिए। एप्लीकेशन पार्ट के लिए हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस में मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे पहले सेंट्रोइडल एक्सिस ले लो। सेंट्रोइडल एक्सिस दो होती हैं, ये फेज़ 1 में भी सीखा था आपको मैंने, लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, वापस से याद दिला रहा हूँ तो ध्यान दे के सीखना। तो दो सेंट्रोइडल एक्सिस होती हैं, एक ये वाली जिसको हम नाम देते हैं ICM, एक ये प्लेन वाली जिसको हम नाम देते हैं ICM डैश। अब अगर हमारी एक्सिस इनके पैरेलल है, ठीक है ना, तो चाहे ICM के पैरेलल हो चाहे ICM डैश के पैरेलल हो, तो हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये लगती है कि I पैरेलल इक्वल्स टू ICM और ICM डैश प्लस MH², जहाँ h हो गया इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्विक रिव्यू एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। फिर आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि लगती है सिर्फ और सिर्फ प्लेन लैमिना के लिए। अगर प्लेन लैमिना YZ प्लेन में, ठीक है ना, YZ प्लेन में, तो थ्योरम चलेगी IX इक्वल्स टू IY प्लस IZ। अगर प्लेन लैमिना XY प्लेन में है तो थ्योरम बनेगी IZ, जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इक्वल्स टू IX प्लस IY। तो इस तरीके से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास ये कुछ रेगुलर शेप की बॉडीज़ हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली आना ही चाहिए। ठीक ना, जो मैंने फेज़ 1 में भी दिए थे, फेज़ 2 में भी आपके लिए, तो फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। रॉड का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट 1/12, कॉर्नर वाली एक्सिस के अबाउट 1/3 होता है, सिंपल है। सिमिलरली आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर शीट है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट 1/12 ml² प्लस b², यहाँ मैं ब्रैकेट लगा दूँ, स्क्वायर होता तो ये 1/6 बन जाता, क्योंकि L और B बराबर हो जाते। और अगर हम प्लेनर एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं तो वही रॉड वाला फॉर्मूला लगता है 1/12 ml² या 1/12 mb²। ठीक है ना। और सुनो, रिंग का सेंट्रोइडल एक्सिस का mr², डायमेट्रिकल एक्सिस का हाफ mr²। ठीक है ना। क्या नाम है इसका, डिस्क का हाफ mr², सेंट्रोइडल एक्सिस का, डायमेट्रिकल एक्सिस का इसका आधा 1/4 mr²। फटाफट से रिवाइज करना है। अच्छा, फिर आप देख रहे हो ये एन्यूलर डिस्क, नहीं भाई इसका एग्जाम में रिस्क नहीं लेना कि नहीं हम कैलकुलेट करेंगे, बाहुबली नहीं बनना, याद करके जाओ। तो एन्यूलर डिस्क का तरीका, बाहर वाली डिस्क माइनस अंदर वाली डिस्क, फॉर्मूला देख लो, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, तो हाफ m ये फाइनल रिजल्ट है R1² प्लस R2², ये याद रखना। ठीक है ना। अब ये आप सिलेंडर देख रहे हो, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का अगर आप देखो एक्सिस के अबाउट वही रिंग वाला रहता है mr², और अगर हम इसका परपेंडिकुलर टू एक्सिस देखें तो ये मैं थोड़ा सा फॉर्मूला करेक्ट कर दूं, ये गलत लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है 1/12 ml² प्लस डिस्क का डायमेट्रिकल एक्सिस, डिस्क नहीं सॉरी क्या नाम है इसका, रिंग का डायमेट्रिकल एक्सिस का हाफ mr²। सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर का भी ये गड़बड़ लिखा हुआ है, ये होगा 1/12 ml² प्लस डिस्क का डायमेट्रिकल एक्सिस का, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 1/4 mr²। ठीक है। बाकी अगर आप एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो तो वो हमारा सिंपल डिस्क वाला रिजल्ट रहता है। तो ये कुछ छोटे मोटे हमारे क्या नाम है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फैक्टर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। फिर ये दो सिंपल से हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर आपको याद ही होंगे। अब शुरू करते हैं। देखो यहाँ हमने कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कुछ ढूंढ के निकाले हैं, पूरे चैप्टर में बड़े मजेदार कंसेप्चुअल हैं। ठीक है ना, आपको मजे आएंगे आज के सेक्शन में।
तो इन प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं, 30 सेकंड का टाइम है। तो पहले आप अटैम्प्ट करेंगे फर्स्ट वाला, 30 सेकंड का आपको टाइम दिया, करो स्टार्ट। तो आई थिंक ये तो सुनते ही आ गया होगा, 30 सेकंड की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो वार्म अप है, शुरू शुरू में थोड़ा सा एनर्जी रहनी चाहिए ना स्टूडेंट के अंदर। तो ये कह रहा है, इफ द बॉडी इज लाइंग इन वाई जेड प्लेन देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये तो सिंपल है यार, अभी सुनाया था मैंने आपको, आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड। तो ऑप्शन इसके हिसाब से हो गया हमारा थर्ड करेक्ट। दूसरा प्रॉब्लम, ये आपका ग्राफ का प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको सिर्फ 30 सेकंड मिल रहे हैं, करो अटैम्प्ट। तो आई थिंक आ जाना चाहिए। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, देखो आई की पावर 1 है, डी की पावर 2 है, तो ग्राफ तो पैराबोला रहेगा। अब शुरू कहाँ से होगा, देखो डी को 0 डालते ही आई की वैल्यू आई जी के बराबर होगी। तो इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस पर डी है, ये डी इक्वल टू 0 हो गया, आई की वैल्यू आई जी, यानी ये हो गई। आई जी बोल लो, आई सी एम बोल लो, बात एक ही है। अब आप ये देखना है आपको पैराबोला कहाँ ओपन होगा, तो पावर किसकी 1 है, आई की पावर 1 है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। ऑप्शन थर्ड आ गया। चलते हैं आगे। पॉइंट मास का देखो, ये हम लोगों ने वहाँ थ्योरी में किया था, यहाँ मैंने न्यूमेरिकल बना दिया इसका, करो। 30 से 45 सेकंड का टाइम आपको लगना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं आता वो सीख लेना वापस से, मैं भी सिखा दूंगा इसको। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, इतनी देर में आपका आ जाना चाहिए। देखो पॉइंट मास आपको दे रखा है, 3D में दे रखा है, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहले कंसेप्ट सीख लो। कोऑर्डिनेट इसके एक्स वाई जेड है, तो आप जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट निकालें तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू एक्स एक्सिस से होती है अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नहीं, ये आपको जो दिख रहा है ना कि वाई के बराबर हो गया, ऐसा नहीं है, 3D के अंदर है। तो अगर आप 3D के अंदर इसको प्लॉट करोगे तो ये इस तरीके से टेढ़ा दिखेगा। तो मैं इसका डायग्राम आपको एक्चुअल दिखाऊं तो ये ऐसा दिखेगा, यूँ, ठीक है ना। ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये हो गया हमारे पास y, ये हो गया z। तो अब आप चेक कर लो, r की वैल्यू हो गई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, तो उस हिसाब से बन गया एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली ये कौन सी एक्सिस पर था, एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर निकालना हो तो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस पर निकालना हो तो एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया कंसेप्ट। अब आप देखो यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पर निकालना है, तो मास टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करते हुए चलेंगे। तो पहला मास हो गया 1, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो इसके वाई और जेड के कोऑर्डिनेट ही 0 0, चलो मुसीबत कटी। नेक्स्ट मास है 2 और वाई और जेड के कोऑर्डिनेट 0 और 0 है, तो ये भी गया। ओके, नेक्स्ट मास है हमारे पास 3 और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर और 9, और अगला हो गया 0। नेक्स्ट और लास्ट मास है 4 kg, इसका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आप करोगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 0। रिजल्ट अगर हम देखें तो ये आ गया 27 प्लस 16, यानी ये आ गया 43 kg मीटर स्क्वायर। तो हमें kg ये यूनिट सही कर लो, मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है ना, सिंपल था पर रिवाइज करा दिया इसमें सब कुछ। चलते हैं आगे। हाँ, ये अच्छा प्रॉब्लम है। अब आप इसको अटैम्प्ट करो, 45 सेकंड का आपको इसमें टाइम दिया।
तो मेरे ख्याल से आ गया है काफ़ी स्टूडेंट्स का। तो देखो बेटा, रोटेशनल मोशन में थ्योरी नहीं, थ्योरी रट्टे मार करके जाओगे कुछ नहीं होना जाना। मेन है रोटेशनल में प्रॉब्लम की प्रैक्टिस। आप उठा के देख लो, आपके हर साल रोटेशनल मोशन से प्रॉब्लम आया हुआ है। तो रोटेशनल का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि वहाँ जाके हाथ पाँव रोटेशन में ही भूल जाते हैं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो प्रैक्टिस करके जाओ, सारे प्रॉब्लम कवर हो जाएंगे आपके। सीखो अब। देखो हमें निकालना है वाई वाई डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर भी हमें दे रखी है डिस्क, ठीक है, ये डिस्क दे रखी है, ये डिस्क दे रखी है। दोनों डिस्क का रेडियस आर है, यानी दोनों सिमेट्रिकली लोकेटेड है। तो हम क्या करने वाले हैं, किसी भी एक डिस्क का कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अबाउट निकालेंगे और डबल कर देंगे, ठीक है ना। तो किसी भी एक डिस्क का कॉन्ट्रीब्यूशन हम चेक करते हैं अबाउट वाई वाई डैश, और डबल मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। अब जैसे इस डिस्क का कंट्रीब्यूशन इसके अबाउट निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस होगी जिसका नाम आईसीएम डैश हो गया। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे आप डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हो। आईसीएम डैश प्लस एम एच स्क्वायर। अब हम वैल्यू डाल देते हैं। आईसीएम डैश यानी इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट 1/4 एम आर स्क्वायर। तो 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह आ गया डी स्क्वायर बाय 4, तो एम टाइम्स डी स्क्वायर बाय 4। अब चाहिए तो आप 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो रिजल्ट मिल गया हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम डी स्क्वायर, ठीक है। अब आप चेक करो इसका ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। अब आपके पास ये रॉड का प्रॉब्लम है, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपको 30 से 45 सेकंड इसके अंदर लगने चाहिए। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो ये शुरू के वार्म अप वाले प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जिम में जाते हैं तो एकदम से सीधे भारी चीज़ें उठाना नहीं शुरू कर देते वरना बॉडी अकड़ जाएगी। तो वैसे ही रोटेशनल मोशन में ना सीधे सीधे भारी सवाल नहीं स्टार्ट करते वरना दिमाग अकड़ जाएगा। तो पहले थोड़ा सा वार्म अप है, आगे हैं मज़ेदार सवाल, ठीक है ना। छटपटाओगे आप थोड़ा सा, बट फिर सीख जाओगे तो फिर आपको मज़े आएंगे प्रॉब्लम में, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ये क्या है, ये मैंने आपको सिखाया था फेज़ 1 में भी, कि अगर हमारे पास एक रॉड है एम मास और एल लेंथ की, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट 1/12 ml स्क्वायर है, फिर हम इसको कैसे भी मोड़ दें, ठीक है ना। जैसे ये रॉड है, हम इसको ऐसे मोड़ दें, हम इसको ऐसे मोड़ दें, कैसे भी मोड़ दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एज इट इज रहेगा। तो सेम कहानी यहाँ पर है। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ निकालना है। जब हमने उसको दो पार्ट में 60 डिग्री छोड़ो, 30 पे मोड़ो, 90 पे मोड़ो, कितने भी पर मोड़ो, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर के अबाउट एज इट इज रहेगा 1/12 ml स्क्वायर। तो ये एक सुनो और रिएक्ट करो, ऐसा प्रॉब्लम था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसको आप अटेम्प्ट करो। 45 सेकंड से 1 मिनट तक का आपको इसमें टाइम दिया। वैसे जनरली बुक्स के अंदर इसमें न्यूमेरिकल होता है, मैंने ये कंसेप्चुअल बनाया है ताकि आपको थोड़ा अच्छा सा और कुछ क्रिएटिव सवाल मिले। तो मैं इसको अब रोक दे रहा हूँ, इतनी देर में मेरे ख्याल से आपको कर लेना चाहिए। देखो ये कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास एक डिस्क है, एक नहीं एक्चुअली में दो डिस्क हैं जिनकी थिकनेस सेम है। तो बेसिकली दो सिलेंडर हैं जिनकी थिकनेस यानी हाइट सेम है। रेडियस अभी मैंने आर ले लिया। ये उनकी सेंट्रोइडल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानना चाहता है कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। अगर दोनों डिफरेंट डेंसिटी की हैं और ए की डेंसिटी बी की डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है। पहले हम देखें ये डेंसिटी से कैसे रिलेट होता है। ये स्फीयर के साथ भी हो सकता है ठीक है ना। ये आपका सिलेंडर टू स्फीयर कास्टिंग में भी हो सकता है, जैसा मैंने फेज़ 1 में कराया था। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा सिलेक्ट किया, दो डिस्क को कंपेयर करना, ठीक है ना। तो आपको एक नया सवाल मिलेगा। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने फॉर्मूला लिखा विच इज़ हाफ एम आर स्क्वायर। एम को हमने ब्रेक करके डाला,
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया आपका पाई आर स्क्वायर इंटू टी टाइम्स आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें टी, अब चलो कांस्टेंट तो अभी हम अलग कर देंगे, तो पाई टी बाय 2 टाइम्स डी आर की पावर 4। अब कैसे कांस्टेंट को एलिमिनेट करें उसका तरीका ये कहता है कि डिस्क का मास सेम है। चेक करो जरा, मास सेम दे रखा है ना आपको, तो इक्वल मासेस, तो मास दोनों का सेम है, मास इक्वेट करेंगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी दोनों का सेम मिलेगा, ठीक है ना। तो हम इक्वेट करते हैं, तो मास ऑफ ए इक्वल्स टू मास ऑफ बी, ठीक है ना। मास को ब्रेक किया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, तो ये दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया। थिकनेस दोनों के लिए सेम है, पाई दोनों के लिए सेम है, तो डी आर स्क्वायर का प्रोडक्ट जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। यहां से हम ये कह सकते हैं डी या आर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो R4 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, काम खत्म। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई पाई टी बाई 2, जो कि ऑब्वियसली कांस्टेंट है, इंटू डी टाइम्स आर की पावर 4 की जगह आ गया 1 बाई डी स्क्वायर। अब आप चेक करो, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो ए की डेंसिटी ज़्यादा है तो ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस देन बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो था ना अच्छा क्वेश्चन, तो आई ए लेस देन आई बी, परफेक्ट आपके नीट के लिए प्रॉब्लम है, जिसमें आपको इस तरीके से करके कंसेप्चुअल में मोल्ड करके दिया गया है। न्यूमेरिकल भी बन सकता था रेशियो का, बट मैंने कंसेप्चुअल रखा। चलते हैं आगे। हाँ, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, अचानक से अगर स्टूडेंट को नहीं पता हो तो वो परेशान होता है, तो आपको इसमें 30 to 45 सेकंड का सिर्फ टाइम है। तो मैं इसको अब स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, स्क्वायर प्लेट एक सिमेट्रिक डायग्राम होती है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे आप, तो इस एक्सिस के अबाउट भी आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1/12 ma स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट भी 1/12 ma स्क्वायर, डायमेट्रिकल एक्सिस पे भी 1/12, इस डायमेट्रिकल पे भी 1/12। और अगर हम टिल्ट कर देना, मान लो हम थीटा एंगल पर भी एक्सिस ले लें, तो क्योंकि स्क्वायर एक सिमेट्रिक डायग्राम है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही रहेगा 1/12 ml स्क्वायर बोल लो या ए स्क्वायर बोल लो। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास ए बी और ई एफ नाम की दो एक्सेस हैं, ठीक है ना, और एक सी डी नाम की तीसरी एक्सेस है जो कि ऑब्वियसली प्लेन के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नहीं, सी डी वाली जो एक्सेस है वो ए बी से थीटा एंगल पर टिल्ट कर रखी है। ए बी वाली एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो सी डी का बता दो। तो टिल्टिंग करने पर सिमेट्रिकल डायग्राम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता, तो सी डी वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई रहेगा, ठीक है ना। अब आपको याद हो तो मैंने आपको फेज 1 में एक रिजल्ट कराया था, ये मैं आपको याद दिला दूं अगर आप भूल गए हो तो। जैसे रॉड का मोमेंट, रॉड सिमेट्रिक नहीं होता, ठीक है ना, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, तो अगर हम रॉड से थीटा एंगल पर, ठीक है ना, रॉड से अगर हम थीटा एंगल पर कोई एक्सिस लेते हैं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, आई डैश इक्वल्स टू आई साइन स्क्वायर थीटा। थीटा एंगल लिया गया है रॉड की एक्सिस से, तो आप थीटा को 90 पुट कर दो तो ये अगेन आपको वही मिल जाएगा। थीटा को अगर आप 0 पुट कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो रॉड के लिए ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं होती, स्क्वायर सिमेट्रिक होता है, इसलिए बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम रिजल्ट्स को देखें। तो इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया, अब दोनों में से जो एग्जाम में आए टिक जरूर करके आ जाना। चलते हैं आगे। आपके ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, इस जैसा AI EEE में भी आ चुका है, करो अटेम्प्ट। टाइम वही 30 से 45 सेकंड।
तो मैं इसको रोक रहा हूँ। इस प्रॉब्लम में भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आज के प्रॉब्लम ही ऐसे हैं कि इनमें से अगर कोई आया तो हो सकता है आप नेगेटिव करके आते, पर अब सीख गए तो आपका नेगेटिव नहीं होगा एग्जाम के अंदर। देखो बेटा, इस तरीके का प्रॉब्लम आपको याद हो, मैंने आपको सिमेट्रिक डायग्राम कराए थे फेज 1 के अंदर, तो एक बार वापस से याद दिला दूँ। जैसे अगर मैं इस डायग्राम को पूरा कंप्लीट करूं तो ये बन जाएगा एक स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमें दे रखी है इसमें AC और BC का साइड लेंथ बराबर दे रखा है, तो ऑब्वियसली फिर कंप्लीट करने पर ये स्क्वायर हो गया, और ये उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/6 ma स्क्वायर हो गया। अब अगर हम इसमें से पोर्शन सिमेट्रिकली कट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम कहानी है, यहाँ से हमने इतना पोर्शन सिमेट्रिकली उड़ा दिया, ठीक है ना। अब इतना पोर्शन अगर आपने हटा दिया तो आपके सामने एक ट्रायंगुलर प्लेट बच रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सेम फॉर्मूला, ठीक है, 1/6 इतने पोर्शन का मास, जो कि हमें ऑलरेडी m दे रखा है, और a स्क्वायर। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर की सिमेट्री के ऊपर बेस था। तो एक बार वापस से पूरा रिवीजन, डिस्क में से अगर आप सिमेट्रिकली पोर्शन काट लो तो कटी हुई डिस्क का सिमेट्रिकली मतलब सेंटर से लगा के, तो बाकी बची हुई डिस्क के फॉर्मूले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। तो रिजल्ट आ गया 1/6 ma स्क्वायर। चलते हैं आगे। अब आते हैं हमारे पास और थोड़े, मैंने कहा ना शुरू का वार्म अप के लिए मैंने सेक्शन रखा था। अब जो सेक्शन है वो मज़ेदार सेक्शन है। इसमें इस सेक्शन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे, रोलिंग के अंदर आपके अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे एनर्जी कंजर्वेशन के, ठीक है ना। तो मज़े लेने शुरू करते हैं हम रोटेशनल मोशन के। तो अब टॉर्क हम स्टडी करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जो होती है वो टॉर्क का पहले बेसिक मतलब क्या है, टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर, जैसे इस बॉडी के ऊपर मैंने यहाँ से फोर्स लगा दी, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर आप इस फोर्स की टॉर्क निकालना चाहते हो तो दो सिंपल से तरीके हैं, फोर्स के कंपोनेंट करो, एक जाएगा टेंजेंशियल और एक जाएगा रेडियल। रेडियल वाला कभी भी टॉर्क नहीं देता, ठीक है ना, टॉर्क हमेशा टेंजेंशियल कंपोनेंट देता है। फॉर्मूला अगर निकालोगे तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल लो या R क्रॉस F बोल लो। तो ये सारी कहानी फेज 1 की है जो मैंने वापस से आपके लिए रखी है, एक बार रिवाइज कर लो आप इसको। तो जो फोर्स एक्ट कर रही है इसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट R के साथ लोगे यानी R क्रॉस F करोगे तो आपको टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, और ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स की वजह से मिलता है, रेडियल फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं मिलती। अच्छा, अब टॉर्क के अंदर आपको याद हो तो मैंने सिखाया था आपको इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन का सवाल, तो इस तक आने से पहले एक बार वापस से याद दिलाऊं। तो अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट टॉर्क आपने निकाली और इसको आप I अल्फा पुट कर दोगे तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, अगर आप ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर सब कुछ है, और रोटेटरी मोशन वाला प्रॉब्लम करना चाहते हो तो आपको तरीका सिखाया था कि सबसे पहले ट्रांसलेशन के लिए आप यूज करोगे नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल्स टू ये वाला प्रॉब्लम, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद आ जाएगा। तो ऐसे जितने प्रॉब्लम होते हैं जिसमें बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करती है साथ साथ, तो जो ट्रांसलेट करती है उसके लिए लगाते हैं F नैट इक्वल्स टू ma, जो रोटेट करती है उसके लिए लगाते हैं टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा, ठीक है ना। फिर A और अल्फा को रिलेट करते हैं बाय यूजिंग A इक्वल्स टू R अल्फा। यहाँ से जो भी अननोन होता है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारी जो थी इक्वेशंस वो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन की थी। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, जैसे आपको याद हो हम लोगों ने रॉड के प्रॉब्लम किए थे, थ्रेड से अटैच करके हम लोगों ने एक प्लैंक रखा हुआ था, उसके ऊपर मास रखा था, वो प्रॉब्लम किए थे। तो जितने स्टैटिक इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब जिसमें ना बॉडी ट्रांसलेट करे ना बॉडी रोटेट करे, मतलब नेट फोर्स भी जीरो हो नेट टॉर्क भी जीरो हो, तो ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें हमें टॉर्क भी बैलेंस करनी होती है और इस टाइप के इक्विलिब्रियम के अंदर हमें फोर्स भी बैलेंस करनी होती है। तो जबरदस्त प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। देखो, अब ये कुछ छोटे छोटे से हमारे वर्क, पावर और उससे रिलेटेड कंसेप्ट हैं। तो अगर आप वर्क डन बाय टॉर्क निकालना चाहते हो, गिवन टॉर्क अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा कर दो, बट अगर टॉर्क कांस्टेंट है इस पे आपको प्रॉब्लम मिलेगा भी, ठीक है ना। तो अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो वर्क डन निकालने का सिंपल तरीका टॉर्क इनटू डेल्टा थीटा, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वैसे ही टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लो, वर्क डन आ जाएगा।
जो नेट वर्क डन होता है, जो हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र लगाना सीखा था, तो जितनी भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं उन सब की वजह से नेट ओवरऑल वर्क डन, ये जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये पूरा हमारा एज इट इज ब्रह्मास्त्र है। रोटेशनल मोशन में अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या फिर हाफ, जैसे वहां था पी स्क्वायर बाय 2m, पी याद है ना, लीनियर मोमेंटम, वैसे यहां हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाय 2i, ठीक है ना। एल जहां पर हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम को, प्योर रोटेशन के अंदर इसका फॉर्मूला आई ओमेगा हो जाएगा। मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। सिमिलरली आप अगर पावर निकालना चाहते हो टॉर्क की वजह से, तो जैसे एफ डॉट वी था वैसे टॉर्क डॉट ओमेगा कर दो तो आपको पावर मिल जाएगी। तो ये कुछ बेसिक हमारे कंसेप्ट से। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहते हो, ये भी यहाँ मिलेगा आपको। तो के आई प्लस यू आई कब लगेगा मैकेनिकल एनर्जी? जब कोई एक्सटर्नल एजेंट ना हो और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, यानी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो के आई प्लस यू आई के एफ प्लस यूएफ के बराबर होगा। तो इस पे भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से प्रॉब्लम के सेक्शन पर। तो देखो, शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रॉब्लम से, ठीक है ना। अटेम्प्ट करो, मेरे ख्याल से इसमें आपको लगना चाहिए 45 सेकंड तक का टाइम। स्टार्ट करो। सिंपल वर्क डन के ऊपर बेस्ड है आपका ये। तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ। देखो देखो, वर्क एनर्जी वाले प्रॉब्लम वैसे भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अभी तो छोटा मोटा, आगे चल करके बहुत सारे ट्रिक वाले प्रॉब्लम भी आपके सामने आएंगे, बताऊंगा अभी। तो पहले हम लोग करते क्या है, हम इसमें पहले नेट टॉर्क निकाल लेते हैं। और क्योंकि फोर्सेस कांस्टेंट दे रखी हैं तो ऑब्वियसली टॉर्क भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हो गया 5/2 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 5/2 सेंटीमीटर। देख रहे हो, इक्वल अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो इसको कपल बोलते हैं। नेट टॉर्क हो गई 2RF, सिंप्लीफाई करो उसको, ट्वाइस रेडियस की जगह आ गया 5/2 सेंटीमीटर, तो 5/2 इंटू 10⁻⁻²। फोर्स हो गई 0.1 न्यूटन। तो फाइनली रिजल्ट हमारे पास आ गया 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन पर रोटेशन। एक रोटेशन में कितना एंगल स्विंग करेगा? 2π। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास हो गई टॉर्क डेल्टा थीटा, और 5 इंटू 10⁻³ डेल्टा थीटा की जगह आ गया 2π। तो बेसिकली ये बन गया 10π इंटू 10⁻³ तो पाई हो गया 3.14 इंटू 10⁻² बचा, तो 0.031 जूल का वर्क डन होगा। तो ऑप्शन ढूंढ लो, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलते हैं आगे। ये आपका वही एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है। पिछली बार हम लोगों ने थ्योरी बना के करा था, इस बार मैंने न्यूमेरिकल डाल दिया। तो अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम है। तो आई थिंक 45 सेकंड में आ जाना चाहिए, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ। आ जाओ एक बार वापस से रिवीजन करते हैं कैसे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं। सबसे पहले आपने फोर्स अप्लाई करी, फोर्स हो गई mg, तो यहाँ टॉर्क देने वाला है mg हो गया। ये डिस्टेंस हो गया। जनरलाइज वे में चलते हैं, L/2 आपका रिवीजन भी हो जाएगा, फिर बाद में वैल्यू डाल के हम आंसर निकाल लेंगे उसका। तो देखो, रोटेशन आसान है, बस अगर आपके कंसेप्ट सही है ना ऐसे मज़ेदार तरीके से, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। और नहीं सही है तो सीख लो, अभी भी टाइम कौन सा गया है। तो टॉर्क की वैल्यू हो गई mg
L/2 और टॉर्क को हमने पुट कर दिया I अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉर्नर वाली एक्सिस के अबाउट 1/3 ml² होता है, पुट करते जाते हैं तो mg L/2 इक्वल्स टू 1/3 ml² टाइम्स अल्फा। m से m कैंसिल हो गया, l से l गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 3g/2l। अब हमें लेंथ ऑफ रॉड दे रखी है 1.6 मीटर, पुट कर दो, मास की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, तो 3g/2 इंटू 1.6 तो 16, ये ऊपर 10 आ गया। आंसर अल्फा का आ गया हमारे पास 15/16 जी। ऑप्शन देखो 15/16 जी, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे। ये अच्छा प्रॉब्लम है भाई, ठीक है ना। आपको 4 सेकंड में वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको दिए वर्क डन ही निकालना, हाँ 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम। तो मैं इसको अब रोक दे रहा हूँ। सॉल्यूशन देखो इसका, इसमें आपको वर्क डन निकालना है इन 4 सेकंड। अप्रोच क्या रहनी चाहिए, देखो सबसे पहले हम टॉर्क निकाल लेंगे। डेल्टा थीटा हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। डेल्टा थीटा निकालने के लिए हमें इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी अपनी काइनेमेटिक्स वाली, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वाली। तो पहले हम क्या करते हैं, टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क देने वाली फोर्स है 40 न्यूटन, तो टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ हो गया। आर और एफ आपस में परपेंडिकुलर है ही, तो आर की वैल्यू 0.2, एफ की वैल्यू हो गई 40, टॉर्क की वैल्यू आ गई 8 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। अब डेल्टा थीटा निकालने के लिए अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा, तो टॉर्क को हमने पुट किया आई अल्फा। आई हमें कितना दे रखा है 30 kg/m², तो टॉर्क की वैल्यू आ गई अल्फा की वैल्यू आ गई 8/30, दैट मीन्स 4/15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब हमें डेल्टा थीटा निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। डेल्टा थीटा के लिए आप सेकंड इक्वेशन लगा लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट हो गया 0, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, डेल्टा थीटा बचा, तो हाफ अल्फा हो गया 4/15, टाइम की वैल्यू 4 सेकंड दे रखी है, तो ये आ गया 16। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया 32/15, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा, और ये रेडियन के अंदर आ रहा है। चौथी और लास्ट स्टेप, वर्क डन का वैल्यू हो गया टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा। टॉर्क हो गई 8, डेल्टा थीटा हो गया 32/15, तो नियरली अगर हम देखें तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। 15 2 या 30, 2 पॉइंट समथिंग होगा, और ये तकरीबन 16 के आसपास, 16 या 17 के आसपास जाएगा। तो 17 में देख लो आंसर मिल तो रहा है, 17.1 जूल वर्क डन की वैल्यू हो गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट हो गया। इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है ना। इस तरीके का प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छा है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको एक बार रिवाइज जरूर करके जाना। नेक्स्ट आपका ये आ गया आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम। हम लोगों ने फेज 1 में किया था जनरल कंसेप्ट से, यहाँ मैंने न्यूमेरिकल दिया है। आपको 1 मिनट तक का पूरा टाइम दिया मैंने। इसमें लग जाता है 1 मिनट से 1 मिनट 15 सेकंड तक आप ले सकते हो इसमें आराम से टाइम। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। आ जाओ देखो रिवाइज करते हैं इसको, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को।
हमेशा यही बेहतर होता है, एक न्यूमेरिकल पकड़ो, उससे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाता है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जिसको न्यूमेरिकल आते हैं ना, थ्योरी अच्छी आती है। उल्टा नहीं, कन्वर्स नहीं ट्रू है, जिसको थ्योरी आती है उसको ज़रूरी नहीं न्यूमेरिकल आए, हो सकता है वो प्रैक्टिस में अटक जाए। बट जिसको न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर है ना, दैट मीन्स उसको कंसेप्ट आते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास एक प्लैंक है या रॉड है और दोनों एंड पर हमने थ्रेड से अटैच कर दिया। यूनिफॉर्म मीटर स्केल, तो मीटर स्केल तो लेंथ हो गई 1 मीटर। मास इसका हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, m kg दे रखा है। तो सेंटर से नीचे की तरफ mg लग गया, ठीक है। एक वेट 80 सेंटीमीटर मार्क पर रखना है, तो ये x इक्वल्स टू 0 और इधर हो गया समथिंग 0.8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 0.8 मीटर। मीटर में लेना है वैसे भी ले सकते हो, सेंटीमीटर में भी चल जाएगा। ये हो गया 0.2 मीटर। ये मास यहाँ पर रखा, इसमें भी नीचे mg लग गया। अब क्या पता करना है, द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स विल बी इन द रेशियो। तो इधर की टेंशन हमने T1 ले ली और इधर की टेंशन हमने T2 ले ली। वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ T1 T2। वो तभी आएगा, ठीक है ना, कब आएगा, जब हम T1 और T2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो उसके लिए अब आपको तरीका तो पता है, इधर एक बार टॉर्क बैलेंस कर दो और इधर एक बार टॉर्क बैलेंस कर दो। इधर बैलेंस करने से T1 की टॉर्क 0 हो जाएगी, T2 आ जाएगा, और इधर बैलेंस करने से T2 की टॉर्क 0 हो जाएगी, T1 आ जाएगा। चलो फटाफट से करते हैं। तो पहले इसके अबाउट बैलेंस करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है, ये रॉड का आधा डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स 0.5 मीटर। चलो चेक करो। तो इस पॉइंट के अबाउट mg और इस mg का टॉर्क, ये टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट देखो कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। T2 का टॉर्क कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर करते हैं। ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, तो T2 टाइम्स 1 मीटर इक्वल्स टू mg टाइम्स 0.5 मीटर, ठीक है, प्लस ये वाला mg टाइम्स 0.8 मीटर। तो फाइनली रिजल्ट आ गया 1.3 mg। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। अब हमें T1 निकालना है। देखो अब T1 के लिए आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। दूसरा तरीका ये फोर्सेस भी तो बैलेंस है, थोड़ा दिमाग लगा लो, ठीक है ना। तो T1 प्लस T2 का वैल्यू 2 mg के बराबर है, ठीक है ना। T2 आपको पता है 1.3 mg है, तो बाकी कितना बचा, 0.7 mg, वो T1 हो गया। तो टॉर्क बैलेंस से भी बच गए, तो 0.7 mg। अब रेशियो चाहिए आपको, तो T1/T2 किया, तो 7/13 इसका रेशियो आ गया। सिंपल था। तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो गया। तो क्या कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया, न्यूमेरिकल भी अच्छे से आ गया, एप्लीकेशन पता चल गया। चलते हैं आगे। हाँ, ये जोरदार सवाल मैंने थोड़ा सा रख दिया आपके लिए, ठीक है ना। वैसे इसमें मान करके चलो कि ये जो सरफेस होता है, जैसे मैंने फेज़ 1 में बताया था आपको, स्मूथ होता है, ठीक है ना। बट मैंने यहाँ जानबूझ के रफ रख दिया ताकि जो अच्छे बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको थोड़ा दिमाग लड़ाने का टाइम मिल जाए, ठीक है ना। करो। आपको इसमें तकरीबन 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। तो मैं 1 मिनट 15 सेकंड तक रुकूंगा, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉब्लम। तो मैं इसको अब रोक रहा हूं। देखो, रॉड वाला हमेशा प्रॉब्लम अच्छे लेवल का माना जाता है। अब आप में से बहुत से, सर हमारे मेडिकल में तो आता नहीं। अरे आप थोड़ा ना पेपर बनाते हो जो आपको पता है, या मैं बनाता हूँ मेरे को पता है। बट ऐसा प्रॉब्लम हमेशा जब भी क्लासरूम स्टडी करते हैं तो प्रैक्टिस जरूर करके जाते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम का भरोसा नहीं है कब आ जाए, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करके जाना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम आना ना आना वो किस्मत की बात है, ठीक है। नहीं आया तो अच्छा है, कुछ तो और आएगा, वो तो करके जा ही रहे हैं ना। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करके जाना चाहिए। देखो बेटा, मैं इस डायग्राम को अलग से ले लेता हूँ और फिर यहाँ आपको फोर्सेस और टॉर्क बैलेंस करके दिखाता हूँ। तो ये एक रॉड है,
जो ग्राउंड पर रखी हुई है, लेंथ इस रॉड की 5 मीटर है, यहां भी फ्रिक्शन है, यहां भी फ्रिक्शन है, ठीक है ना। यहां से पहले हमने लगाया नॉर्मल रिएक्शन N1, यहां से लगाया नॉर्मल रिएक्शन N2। हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो इसे स्लिप होने से रोके, मतलब लगने वाला फ्रिक्शन Fs मैक्स होगा। तो ये एंड इधर स्लिप करेगा तो Fs मैक्स यहाँ पर लगा, इस Fs मैक्स का वैल्यू हो गया म्यू टाइम्स N1। ये एंड नीचे स्लिप करेगा तो यहाँ से Fs मैक्स ऊपर आ गया, वैल्यू हो गया म्यू टाइम्स N2। साथ में रॉड का वेट mg बिल्कुल सेंटर से नीचे ले लिया। अब जरा गौर करो, ये 3, 4 और 5 है, तो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल हो गया 53 हो गया, ठीक है ना। तो एंगल मैं यहाँ लिख देता हूँ 53 डिग्री। अब हमें, ठीक है ना, हमें क्या करना है, हमें म्यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। पहले हम फोर्स बैलेंस करेंगे, फिर हम टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो सीखो। तो सबसे पहले मैं फोर्स, इसको तो पहले मैं छोटा कर दे रहा हूँ। तो पहले मैं फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ, ध्यान देना। फोर्स अगर हम बैलेंस करें तो x वाली फोर्स x के बराबर करते हैं, तो रिजल्ट मिला म्यू N1 इक्वल्स टू, बड़े पेशेंस के साथ ये सवाल करना पड़ता है, कोई जल्दबाजी की गुंजाइश नहीं है। y की फोर्स बैलेंस करें तो N1 प्लस म्यू N2 बराबर mg। तो N1 प्लस म्यू N2 इक्वल्स टू mg। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ से, मैंने फेज 1 में भी सिखाया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, N1 और N2 के पहले वैल्यू निकालोगे। N2 आप यहाँ पुट करोगे तो N1 प्लस म्यू स्क्वायर N1 इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से हमें N1 का वैल्यू मिल गया mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मेडिकल लेवल में पूरा का पूरा प्रॉब्लम आ सकता है, बट एग्जामिनर यहाँ तक तो जा सकता है ना। N1 पूछ लिया उसने, तो आप तो इसी फिराक में थे कि ये तो आएगा नहीं, और पता चले उसने N1 लगा करके पूछ लिया, तो उसके हिसाब से तो मुश्किल हुआ नहीं, पर आप तो प्रैक्टिस ही नहीं करके गए, तो आपकी तो कहानी पूरी खराब हो गई वहाँ पर, ठीक है ना। तो बेहतर यही है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके जाओ, अपना माइंड ओपन रखो, उसमें से कुछ ना कुछ छोटा पोर्शन भी हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। हम भगवान नहीं है जो ये बता दें कि ये आएगा या वो आएगा, बट हाँ, हमारा काम है प्रैक्टिस करके जाना, जो हम जरूर करके जाएंगे। N1 हमारे पास आ गया, N2 की वैल्यू होगी म्यू N1, म्यू यहाँ मल्टीप्लाई करो तो म्यू mg बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ N2। तो एग्जामिनर का पर्पस यहाँ पे भी खत्म हो सकता है, N1 N2 के वैल्यू पूछ के भी रफा दफा हो सकता है सवाल। अब आगे चलते हैं। अब देखो, हमें म्यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें टॉर्क बैलेंस करनी ही पड़ेगी। तो हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो म्यू N1 और N1 का टॉर्क 0 हो गया क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास कर गए। तो बचा कौन, mg। mg के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पूरी रॉड की लेंथ l ले लो थोड़ी देर के लिए, 5 की भी हमें जरूरत नहीं, तो ये हो गया l/2 cos 53, वैल्यू अभी की अभी पुट कर रहे हैं। cos 53 डिग्री का वैल्यू हमारे पास हो गया 4/5। सिमिलरली म्यू N2 का टॉर्क, जो कि इधर की तरफ है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस हो गया हमारा l cos 53, यानी l इंटू 4/5। N2 का टॉर्क, जो कि अगेन एंटी क्लॉकवाइज में, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से हो गया ये l, तो l sin 53 यानी l इंटू 3/5। सही है। तो अब तीनों टॉर्क को बैलेंस कर देते हैं, तो इन दोनों का टॉर्क mg के टॉर्क के बराबर होगा। तो थर्ड और लास्ट स्टेप, तो टॉर्क लिखते हैं, तो N1 इंटू 3l/5, सॉरी N2 इंटू 3l/5, ठीक है, प्लस म्यू N2 इंटू 4l/5। mg का टॉर्क हो गया mg इंटू 4l/10, ठीक है ना। अब इसमें से कैंसिल करो, l/5 पूरी इक्वेशन से गया, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है ना, कैंसिल होने के बाद। तो रिजल्ट बचा, यहाँ से आप, ये N2 था, N2 कॉमन ले लो, अंदर बचा 3 प्लस 4 म्यू, ठीक है ना, इक्वल्स टू 4/2 को आप 2 लिख लो, 2, और इधर आ जाएगा हमारे पास mg। अब क्या ऑप्शन है, अब हमने जो N2 की वैल्यू निकाली है वो यहाँ डालनी पड़ेगी। तो N2 की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो म्यू mg भी चलता कर दो, तो म्यू टाइम्स 3 प्लस 4 म्यू, ठीक है ना, लास्ट स्टेप है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर उधर ले जाओ, तो 2 प्लस 2 म्यू स्क्वायर। ओके, अब देखो आगे, तो ब्रैकेट ओपन कर दें, तो ये बना 3 म्यू प्लस 4 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 2 म्यू स्क्वायर। तो फाइनली इक्वेशन आ गई 2 म्यू स्क्वायर प्लस 3 म्यू माइनस 2 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई। फैक्टर बड़े आराम से मिल गए इसके, ये मिल गया हमें 4 और 1, तो 4 म्यू माइनस म्यू, सॉरी 4 और 1 नहीं, हाँ 4 और 1 सॉरी,
-2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से म्यू की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -2 और एक आ गई 1/2। ऑब्वियसली नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो म्यू इक्वल्स टू 1/2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका राइट आंसर है। बट पूरा प्रॉब्लम लेंदी हो गया और मैं कह के करा रहा था कि हर चीज़ हम प्रॉब्लम के अंदर करने वाले हैं। अब एग्जाम के हिसाब से अगर एग्जामिनर ने कैलकुलेशन बचानी है तो वो इधर वाली वॉल को स्मूथ बना देगा, तो ये इक्वेशन आपकी इतनी आसान हो जाएगी कि अगली स्टेप में बिना क्वाड्रेटिक बनाए भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो एग्जामिनर के पास मल्टीपल ऑप्शन है, बट हमें हर तरीके से अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करके जाना है। अब रॉड वाला सवाल ठीक हो गया, तो पॉसिबिलिटी है सिर्फ यहाँ तक है, पॉसिबिलिटी है दीवार को स्मूथ करके वो आसान बना दे सवाल, बट आपको हर एंगल से परफेक्ट होके जाना है। चलें अब आगे। अब हम देखने जा रहे हैं ये भी प्रॉब्लम आपका ये आसान प्रॉब्लम है, ये इतना मुश्किल नहीं है। 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम इसके अंदर आपको लगना चाहिए। करो अटेम्प्ट। तो मैं इसको रोक दूं, इतनी देर में आ जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एक मीटर स्टिक है इज हेल्ड वर्टिकल विद वन हैंड ऑन द फ्लोर। तो इसका जनरलाइज वर्जन हमने फेज 1 में किया था, इस बार मैंने सब पे न्यूमेरिकल रखे हैं ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो जब ये ज़मीन से टकराएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लो, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल हाइट हमारी वही ऑब्वियसली L/2 हो गई। यहाँ थी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा तो mg L/2 इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। m कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई √3g/L। ओके 3g/L। पता क्या करना था हमें? पता करना था स्पीड ऑफ द अदर एंड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर। स्पीड निकालनी है, ओमेगा नहीं निकालना। तो अगर आपको इस एंड की स्पीड निकालनी है तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई r ओमेगा। ठीक है ना। r की जगह कितना l आ जाएगा, तो l ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू √3g/L, L को अंदर ले जाओ तो √3gl। ठीक है। अब आपको लेंथ कितनी दे रखी है? तो वो मीटर स्टिक दे रखी है, तो लेंथ हो गई 1 मीटर। तो रिजल्ट बचा बेटा हमारे पास √3g। अब आप चेक करो इसका ऑप्शन, मैंने इसलिए बोला था मुश्किल नहीं है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। ये अच्छा प्रॉब्लम है, लगाओ। आपको 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम लगेगा। आपको टेंशन इन ऐसा हम लोगों ने किया था, बट एग्जैक्टली ऐसा सवाल नहीं था, ऐसे बहुत सारे सवाल कराए थे मैंने आपको। तो टेंशन आपको किसी भी थ्रेड के अंदर निकालनी है। तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ। तरीका आप यहाँ पर देखो, अगर आपको नहीं आया है ये तो ये सिलेंडर दे रखा है, तो ये हमने सिलेंडर ले लिया और एक थ्रेड यहाँ पर आ रहा है, एक थ्रेड यहाँ से आ रहा है। दोनों थ्रेड पर m और m के मासेस बंधे हुए हैं। ये दोनों मासेस ऑब्वियसली ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ की टेंशन T नीचे mg, यहाँ की टेंशन T नीचे mg। इक्वेशन हम दोनों के लिए बना लेंगे और सेम ही बनेगी, ऐसा नहीं है कि अलग बन जाएगी। यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T और सिलेंडर करेगा एंगुलर मोशन। ठीक है ना। तो अब इक्वेशन हम लोग प्लान करना शुरू करते हैं। सिलेंडर का मास हमें कैपिटल M दे रखा है, तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बन गई mg - T इक्वल्स टू ma। दूसरे के लिए बनाओगे तो भी यही बनेगी, लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, पढ़ी रहने दो इसको ऐसे ही। रोटेटरी मोशन की इक्वेशन बनाते हैं, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अब टॉर्क कौन देगा? ये टी भी देगा, ये टी भी देगा, दोनों की टॉर्क ऐड हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ टी आर।
सही है। आई सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर है, हाफ एम आर स्क्वायर हो गया, तो हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा, आर से आर उड़ा दो, टेंशन की वैल्यू मिल गई 1/4 एम आर अल्फा, और आर अल्फा को हम पुट कर देंगे ए के बराबर, तो 1/4 एम ए, तो बन गई हमारी दोनों इक्वेशंस। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, आपको कैलकुलेट करना है टेंशन का वैल्यू। तो मैं एक्सेलरेशन क्यों निकालूं, बेहतर है मैं ए की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दूं, तो भी तो मेरा काम चल जाएगा। चॉइस है आपकी, अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो टेंशन कर लो, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, जैसे मर्जी वैसे कर लो। मैं इसको पुट कर देता हूँ, हम लोग जैसे हमेशा चलें, तो एम जी टी की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, ये इधर आ जाएगा, तो रिजल्ट आ गया स्मॉल एम प्लस m/4 टाइम्स ए। तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू मिल गया 4 स्मॉल एम जी बाय कैपिटल एम प्लस 4m, बट वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन, तो वैल्यू ऑफ टेंशन निकालने के लिए इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करो, 4 से 4 देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो कैपिटल एम स्मॉल एम जी बाय कैपिटल एम प्लस 4m, ऑप्शन में लाओ, तो कैपिटल एम स्मॉल एम जी बाय एम प्लस 4m, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे, एक और प्रॉब्लम है इस जैसा, करो इसको अटेम्प्ट, 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम है। इसमें आपको वेलोसिटी निकालनी है जब ये ग्राउंड को टच करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ। देखो बेटा, इस प्रॉब्लम के 2 मेथड है। पहला मेथड ए निकाल लो, जैसा अभी हम लोगों ने किया था, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आप करना, मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। तो एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए, इसकी इक्वेशन बन गई टी आर इक्वल्स टू आई अल्फा, दोनों को सिंप्लीफाई किया, ए की वैल्यू निकाल ली। फिर वेलोसिटी निकालनी है, एच डिस्टेंस नीचे, √2a/s यानी √2a/h करा, ए की वैल्यू डाली, वेलोसिटी आ गई। फर्स्ट मेथड समझ आ गया, लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट हमने लगाया है इसके अंदर। सेकंड मेथड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी तो लगा सकते हैं, तो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। तो ऐसा नहीं है कि एक तरीका ज़्यादा अच्छा है दूसरा तरीका ख़राब, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, जो क्लिक कर जाए ना एग्जाम में वो लगा दो, जिसमें आपका फुल कॉन्फिडेंस हो। तो इसकी वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का यहीं पे ले लेते हैं, एच आई टी नीचे आया। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से इक्वेशन बन गई के आई प्लस यू आई के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की लेनी पड़ेगी, पुली की भी और मास की भी, तो दोनों रेस्ट पर थे, 0 हो गया, यू आई भी 0 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, यू आई किसका ले रहे हैं, इस मास का ले रहे हैं, क्योंकि इसकी हाइट चेंज कर रही है, पुली की हाइट चेंज ही नहीं कर रही, तो उसकी कहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखोगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मास की हाफ एम वी स्क्वायर, पुली की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई हो गया 1/2, सॉलिड डिस्क का काम कर रही है, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एच, माइनस इसलिए क्योंकि रेफरेंस के नीचे आया। अब आप इसको इधर भगाओ, तो एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 कैपिटल एम। अब देखो आर ओमेगा है और यहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा हो गया, रिप्लेस मार दो, तो v स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास आ गई, और इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम में 4 आके उधर चला गया, 4mgh डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और इसका अंडर रूट। ऑप्शन चेक करते हैं, तो 4mgh बाई m प्लस 2m, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो 2 मेथड थे, एक मैंने आपको बता दिया, एक मैंने खुद कर दिया। अब जो एग्जाम में आ जाए वो लगा देना, बस लगा के जरूर आना। ओके, नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम, आपका पेटेंटेड वरदान मिला हुआ है इस प्रॉब्लम को, कि भाई ये हर बच्चा पूछता है, टॉपलिंग का प्रॉब्लम होता कुछ नहीं है, एक लाइन का कंसेप्ट है। करो अटेम्प्ट, 45 सेकेंड।
तो मैं इसको रोक रहा हूँ। मेरे ख्याल से लेक्चर वालों बच्चों के लिए तो ये मजाक है, ठीक है ना, उन्होंने तो आराम से कर लिया होगा। हम लोगों ने टॉप लिंक का एक्स्ट्रा टॉपिक के अंदर देखा ही था कंसेप्ट, बड़े सारे मैंने आपको सिंपल ट्रिक्स भी दे दिए थे, आप एक एक लाइन के अंदर टॉप लिंक उड़ा सकते हो उससे। चलो फिलहाल पहले इसका समझते हैं कंसेप्ट। देखो ये ओरिजिनल जो था ना, ये आईआईटी का प्रॉब्लम था, बहुत पहले आईआईटी के अंदर आया था। उसके बाद से प्रथा बनी हुई है कि टॉपलिंग का प्रॉब्लम हर किसी को कराना है, हर किसी ने पढ़ना है, ठीक है ना। तो टॉपल जब ये ब्लॉक करेगा, पलटेगा, तो ये इस एंड के अबाउट टॉपल करेगा। तो मैं इसको बस ऐसा दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा हवा में उठाते हुए, ताकि आपको थोड़ी फील आ जाए। तो ऐसे करके ये ब्लॉक, ठीक है ना, टॉपल करेगा। तो आप देख रहे हो, तो सारा का सारा नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा यूं करके। तो मैं यहाँ पे फोर्सेस दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इधर लगा नॉर्मल रिएक्शन, सेंटर से लगा mg। तो अगर ये ब्लॉक टॉपल करना होगा तो फोर्स जो है, अच्छा, और इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन इधर से आ गया जो कि स्टैटिक होगा। तो अगर ये ब्लॉक टॉपल करना होगा इस एज के अबाउट, तो फिर क्या करेंगे, एफ का जो टॉर्क होगा, क्योंकि इन दोनों का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, तो दिस एफ का टॉर्क मस्ट बी ग्रेटर देन mg का टॉर्क। बस इतना सा कंसेप्ट है। तो एफ का टॉर्क हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी FL मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, लिमिटिंग कंडीशन में mg का टॉर्क हो गया mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया L/2। ठीक है, L से L कैंसिल करो, अगले रास्ते में आंसर। तो F मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg/2। तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो mg/2 हो गई, mg/2 ऑप्शन थर्ड हो गया। कहाँ से मुश्किल था, ठीक है ना। और हर कोई टॉपलिंग में रोता रहता है यार हमें टॉपलिंग नहीं कराई, टॉपलिंग नहीं कराई, आती नहीं, इतनी सी होती है टॉपलिंग। चलो आगे, अब आ जाते हैं हम, देखो इसके अंदर और ज़्यादा अच्छे प्रॉब्लम है, मजे आएंगे प्रॉब्लम करने में। रोलिंग का कंसेप्ट, रोलिंग में रोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, नाम रोलिंग है पर आपको रोना नहीं है। फेज 1 का कंसेप्ट सीखो और इसमें रिवाइज करो और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो मेरे साथ, इसके बाद आप एग्जाम में अटक नहीं सकते। देखो बेटा, रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग एक स्पेशल टाइप का ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन होता है। बॉडी ट्रांसलेट भी करती है, रोटेट भी करती है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो रिलेटिवली रेस्ट पर रहता है, उसकी स्लिपिंग नहीं होती। तो रोलिंग की कंडीशन बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने डायग्राम रखा हुआ है, ये बॉडी का ट्रांसलेशन दिखाया, ये इसका रोटेशन दिखाया, हम पहुंच गए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। इसके पास दो तरीके की वेलोसिटी होगी, ट्रांसलेशन वाली आगे की तरफ और रोटेशन वाली, देख लो टेंजेंट कहाँ की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ। अब अगर आप इस पॉइंट को ग्राउंड के कांटेक्ट में लाना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये स्लिप ना करे, चिपक के चले, तो फिर ऐसा तब होगा जब v इक्वल्स टू r ओमेगा होगा, बट ये ग्राउंड के साथ होगा। और फिर याद करो फेज 1 में मैंने आपको चलती हुई बॉडी के साथ भी रोलिंग की कंडीशन, ये नहीं इसके साथ 3-3 प्लैंक लगा के सिखा दिए थे, ठीक है ना, तो वो चीज़ जरूर रिवाइज कर लेना। तो रोलिंग की ग्राउंड के ऊपर कंडीशन बन गई v इक्वल्स टू r ओमेगा। अब अगर v r ओमेगा के ज़्यादा होगा तो ये आगे स्लिप करेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। r ओमेगा v से ज़्यादा होगा तो ये पीछे स्लिप करेगा, फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो वो इम्प्योर रोलिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी प्योर रोलिंग की कंडीशन, जिसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विदाउट स्लिपिंग ग्राउंड के ऊपर मूव करता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, कुछ नहीं, बस ट्रांसलेटरी और रोटेटरी वेलोसिटी लिखो। ट्रांसलेटरी आगे की तरफ जहाँ सेंटर जा रहा है, रोटेटरी टेंजेंट की तरफ, ये होगी r ओमेगा। अब आप इसमें इन दोनों के बीच का एंगल ढूंढ लो, और एंगल ढूंढने के बाद वो रिजल्टेंट वाला बचपन वाला फॉर्मूला लगा लो। एंगल भी कैसे ढूंढोगे, ये भी कोई पहाड़ तोड़ना थोड़ा है। ये लो ट्रायंगल बन गया, ये एंगल आपको दे रखा होगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लो, तो किसी भी पॉइंट की आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये भी आपके में पूछा जाता है। जैसे इस डायग्राम में देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकाली है, कितनी है, 2v। क्यों है, क्योंकि v भी इधर है, r ओमेगा भी इधर है, v इक्वल्स टू r ओमेगा है, दोनों ऐड हो गए, 2v मिल गया। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट हमारा रोलिंग के अंदर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का था। अब चलते हैं आगे। अब आता है हमारे पास रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जो मतलब पेटेंटेड मेडिकल लेवल का कंसेप्ट है, जो हम लोगों ने सीखा भी था डिटेल में। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी रोल कर रही है, रोलिंग डाउन द प्लेन कर रही है, तो एक तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग के अंदर अभी आप सीख ही लोगे थोड़ी देर के अंदर। फिलहाल पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो मैंने आपको सिखाया हुआ था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा था g sin थीटा अपॉन 1 प्लस, अब देखो जनरल बुक्स के अंदर होता है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, हम लोग इसको लिखते थे गामा, याद है ना। गामा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आगे जो न्यूमेरिकल फैक्टर लगता है उसको हम गामा बोलते हैं। तो 1 प्लस गामा, तो ये हो गया सिंपल वे। अब अगर आप यहाँ पर बॉटम में स्पीड निकालना चाहते हो, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन L ले लेते हैं, या S ले ली गई है, तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया √2as, a की वैल्यू में डाल रहा हूँ g sin थीटा
अब आपको सर ये तो लिखवाया हुआ था, फिर क्यों कर रहे हो आप, बताता हूँ थोड़ा थोड़ा सा, एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना। कुछ छोटी मोटी काम की चीज़ें जो आप भूल गए होगे याद करनी ज़रूरी है। बेटा एस साइन थीटा ये वर्टिकल हाइट हो गई, तो पुट करोगे जैसे ही आप, तो अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन 1 प्लस गामा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि ये जो स्पीड होती है ये हाइट ऑफ इंक्लाइन के ऊपर डिपेंड करती है, एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और गामा के ऊपर डिपेंड करती है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन सेम है और बॉडी सेम है, ठीक है ना, तो फिर स्पीड भी बॉटम पर सेम मिलेगी, चाहे इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना भी क्यों ना हो। तो एक 30 डिग्री वाला इंक्लाइंड है जिसकी हाइट h है, ठीक है ना, और एक 45 वाला इंक्लाइंड है जिसकी हाइट अगेन h है। तो दोनों पे अगर हम डिस्क को स्लाइड कराएं तो बॉटम पर स्पीड सेम मिलेगी, ठीक। हाँ, डिस्क और स्फीयर होगा तो गामा चेंज हो जाएगा, तो स्पीड अलग अलग आने लग जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर हम लोगों ने और बहुत सारी चीज़ें निकाली थी, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली थी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाला था, टाइम निकालने का तरीका। तो टाइम का तो वही सिंपल तरीका हो गया, इसके लिए लगा दो अंडर रूट ऑफ 2s/a। फ्रिक्शन का जो रिजल्ट आया था इसमें तो आप ये पुट कर दोगे, टाइम आ जाएगा। फ्रिक्शन का रिजल्ट ध्यान है, गामा mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा। मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या थी, गामा tan थीटा अपॉन 1 प्लस गामा। ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आपको एनी टाइम ये याद रहने चाहिए, ठीक है ना। इन्हीं पे बेस्ड आपका जनरली एक सवाल तो होता ही होता है। अब हम लोग आते हैं ये अपना काइनेटिक एनर्जी। तो रोलिंग मोशन में अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशन वाली और रोटेशन वाली। ट्रांसलेशन वाली होगी हाफ mv², रोटेशन वाली होगी गामा हाफ mv², अगर बॉडी ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आती थी हाफ mv² 1 प्लस गामा, ठीक है ना। फिर हम वो फ्रैक्शन निकालते थे, रोटेशन का कितना है, ट्रांसलेशन का कितना है। तो ये सिंपल रिजल्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। इसके बाद हालांकि आगे देखेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम। अब आगे प्रॉब्लम के सेक्शन में, इसके अंदर भी मैंने कुछ टेक्निकल आपके थ्योरेटिकल प्रॉब्लम रखे हैं, ठीक है ना। वैसे इसमें होते न्यूमेरिकल है, बट कुछ ऐसे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम थे जो आपको करने ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये आप अटैम्प्ट करो, आपको इसमें 30 सेकेंड का टाइम दिया मैंने। तो आई थिंक आ गया होगा। देखो ये आपका रोलिंग के ऊपर बेस्ड अच्छा सा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम में ये कहना चाह रहा है वो, मतलब इसमें रोलिंग का कंसेप्ट स्टूडेंट को आना चाहिए, आता होगा सवाल कर लेगा। कहता हम बॉडी को ट्रांसलेट करा के छोड़ रहे हैं, जैसे ये पेन है ना, मैंने यूं करके धक्का दे के छोड़ दिया ऐसे करके ग्राउंड के ऊपर, तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, रगड़ेगा और फिर आगे जा करके रोल करना स्टार्ट करेगा। प्रैक्टिकल अप्रोच भी लगा सकते हो। तो हमने बॉडी को ट्रांसलेट करा के छोड़ा, ये ट्रांसलेशन दिया, कोई रोटेशन नहीं दिया, आप तुरंत पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास पहुंचो, इसके पास सिर्फ और सिर्फ v है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आगे की तरफ स्किड करेगा और पीछे से रोकने के लिए आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क मिलेगी, टॉर्क की वजह से ओमेगा आएगा। तो ये बॉडी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी, v का वैल्यू कम होता चला जाएगा, ओमेगा बढ़ता चला जाएगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब v और ओमेगा ऐसे होंगे कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और बॉडी प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगी, समझ गए। तो बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और फिर जाकर के उसकी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और फिर जाकर के उसकी प्योर रोलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन देखो, तो बॉडी विल मूव फॉरवर्ड बिफोर प्योर रोलिंग, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, फिर से थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, करो अटेम्प्ट, 30 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। सेम जो अभी आपने देखा ट्रांसलेशन वाला, सेम रिजल्ट आपका रोटेशन वाला इसके अंदर लगेगा और फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमने इसमें बॉडी को स्पिन दे करके छोड़ा, घुमा करके छोड़ा। तो इस तरीके से आपने एक बॉल को घुमा करके छोड़ा। अब यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है यार, क्या होगा, आगे जाएगी पीछे आएगी, चलो देखते हैं। हमेशा पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे पहुँचो। तो आपने स्पिन दिया तो इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी पीछे, तो ये पॉइंट कहाँ स्किड करेगा, बैक साइड पे। फ्रिक्शन कहाँ मिलेगा, आगे।
अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके अंदर आगे की तरफ वेलोसिटी लाएगा, ठीक है ना। और ओमेगा को क्या करेगा, अपोजिट टॉर्क, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देके रिड्यूस कराएगा। तो ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, वी को बढ़ा रहा है जो इसके पास नहीं है, और ओमेगा को कम कर रहा है जो इसके पास एक्सिस में है। तो क्या होगा, बॉडी कहाँ जाएगी, बॉडी वहां जाएगी जहां वी का डायरेक्शन होगा। तो वी आगे की तरफ है तो बॉडी आगे की तरफ जाएगी, वी बढ़ता जाएगा, ओमेगा कम होता जाएगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां वी और आर ओमेगा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और इस जगह से बॉडी प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगी। तो बॉडी कहाँ गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, बैकवर्ड नहीं आई, और फिर प्योर रोलिंग स्टार्ट करी। बैकवर्ड कब आती, जब हम इसे रिवर्स स्पिन दे करके छोड़ते हैं। तो रिवर्स स्पिन दे के, ऐसे रिवर्स स्पिन दे के आगे छोड़ते तो पहले आगे जाती, फिर लौट करके बॉडी पीछे की तरफ आती, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद बॉडी की प्योर रोलिंग होना स्टार्ट होती। उसमें भी कंडीशन बनती, पर वो आपके लिए नहीं आती, वो आती है IIT वगैरह के लिए, ठीक है ना। आपके लिए इतना कंसेप्चुअल बहुत है। तो कहाँ गई, विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड फर्स्ट नहीं है, ऐसा तो हुआ नहीं। तो एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, ये एक बहुत ही जोरदार कोलिजन का मैंने इसमें प्रॉब्लम रखा है। कठिन बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल मत, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। पिछला लेक्चर आपने COM कोलिजन का किया है, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका लगेगा और आपके सवाल में पूरे के पूरे 4 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो लगाओ बुद्धि। अच्छा सवाल ये है, आपको दिए 45 सेकेंड। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। तो मज़ेदार है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल कंसेप्ट से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, हम ये बॉडी पहले से प्योर रोलिंग कर रही थी, तो ये तो V0 था। ओमेगा आप देख रहे हो V0/R के बराबर है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे पहुंच जाओ, V0 = R ओमेगा0 आपको मिल जाएगा। तो यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है। तो ये चलती और घूमती हुई बॉडी गई और आइडेंटिकल बॉडी से टकराई, ठीक है ना। स्मूथ सरफेस है। अब देखो क्या होगा, तो जब ये बॉडी इससे टकराएगी, ठीक है, ध्यान देना, तो ये पॉइंट इसके साथ टक्कर मारेगा। ट्रांसलेटरी मोशन इसके पास आ गया, रोटेटरी मोशन की वेलोसिटी इसके पास नीचे है, ठीक है ना। थोड़ा सा डायग्राम में क्लियर करूं, और ट्रांसलेटरी मोशन की वेलोसिटी आ गई और रोटेशनल वाली वेलोसिटी इसके पास टेंजेंशियली डाउनवर्ड है, R ओमेगा। अब देखो क्या होगा, तो ये जो P1 वाला पॉइंट है, जब इस P2 के कांटेक्ट में आएगा तो टकराने पर इसको लीनियर वेलोसिटी से V की वेलोसिटी से टकराएगा। दोनों आइडेंटिकल है, सेम मास है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। आप पढ़ो, देखो सब कुछ दे रखा है। हॉलो स्मूथ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m रोल स्लाइडिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोलाइड इलास्टिकली। तो अगर दो आइडेंटिकल मासेस हो और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो तो लीनियर वेलोसिटी तो ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब आफ्टर कोलिजन ये इसकी वेलोसिटी लेकर के चला जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ये मैंने एक्सप्लेन किया टेंजेंशियल वाला पार्ट, तो इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब रोटेटरी वाली, तो ये रोटेटरी वाला हिस्सा नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। अगर इस वाली बॉडी का सेकंड वाली बॉडी रफ होती तो ये इससे रगड़ता, फ्रिक्शन डेवलप होता, ठीक है ना। जैसे ये नीचे जाना चाह रहा है तो ये क्या करेगा, इसको भी नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, यानी इस पर फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगाएगा। पर ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि सरफेस स्मूथ है, इसलिए रोटेशनल वाली वेलोसिटी का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, वो एज इट इज बनी रहेगी क्योंकि सरफेस स्मूथ है। तो कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये तो आगे निकल गया और इसके पास सिर्फ और सिर्फ रोटेशन वाली वेलोसिटी बची। अब हमें दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो अगर आप चेक करो, अच्छा रोटेशन वाली वेलोसिटी ओमेगा किसके बराबर है, V0/R के बराबर है, ठीक है ना। और ये V0 इसको आगे ट्रांसफर हो गया। तो अगर हम फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखें तो ये हो गई γ ½mv²। समझ रहे हो आप, γ ½mv² का मतलब हुआ, मैं लिखने जा रहा हूँ, तो γ12m V0², ठीक है ना। और इसकी अगर हम वेलोसिटी, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखें तो ट्रांसलेशन वाली होगी ½ mv0²। अब ये कौन है, हॉलो स्मूथ यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो गामा की वैल्यू हमारे पास होगी 2/3, तो 2/3 ऑफ ½ mv², और K2 की वैल्यू होगी हमारे पास ½ mv0²।
अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज टू बी टू दैट ऑफ ए, मतलब बी बाय ए। तो ट्रांसलेशन बाय रोटेशन, तो K2 बाय K1 का रेशियो हमारे पास आ गया ट्रांसलेशन बाय रोटेशन वाला फैक्टर, यानी 1 बाय गामा। अब गामा क्या हॉलो स्फीयर है, तो 2/3 आप पुट कर दो, ये बन गया 3/2। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट था ना। मज़ेदार प्रॉब्लम, बिल्कुल इंटरेस्टिंग ना कठिन, बस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था। इसलिए कंसेप्ट अच्छे हैं तो मुस्कुराते रहो, नहीं अच्छे हैं तो सीखो। चलते हैं आगे। ओके, अब आपके सामने आ रहा है प्रॉब्लम ये वाला। तो ये तो आसान है, इसमें आपको 45 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, इतनी देर में आ जाना चाहिए। देखो ये कह रहा है अगर एक इंक्लाइंड से बॉडी स्लाइड डाउन करती है नीचे, तो स्लाइड करती हुई नीचे आती है तो इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है ना। हाइट ऑफ इंक्लाइंड h ले लेते हैं, तो v की वैल्यू होगी √2gh। अब ये कहता है अगर एक रिंग रोल डाउन करती हुई आती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो रिंग की वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया √2gh बाय 1 प्लस गामा, जो अभी मैंने सिखाया था आपको जस्ट। 1 प्लस गामा हो गया 2, √2gh की जगह हम पुट कर दे रहे हैं v, तो वेलोसिटी ऑफ रिंग जो आ जाएगी वो आ जाएगी v बाय √2। ऑप्शन देख लो, इसमें मगर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चलते हैं आगे। ये क्या कह रहा है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, हाइट h1h2, और हमें निकालना है इसमें रेशियो ऑफ h1h2। आपको इसमें 1 मिनट 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम लगेगा। करो अटेम्प्ट। इसमें h1h2 हाइट नहीं दे रखी है, ध्यान रखना, लेंथ दे रखी है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो ऐसे इसको करना है, तो हमें एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है। अब इंस्टेड ऑफ हाइट हमें लेंथ दे रखी है h, ठीक है भाई। इंक्लिनेशन सेम दे रखा है, वेलोसिटी यहाँ v दे रखी है, तो v की वैल्यू लेंथ के टर्म में लिख लेते हैं। तो लेंथ के टर्म में होगी √2, a की जगह आ गया g साइन थीटा इंटू लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विच इज h बाय 1 प्लस गामा। अब देखो बेटा, साइन थीटा सेम है, g सेम है, ठीक है ना, h और वेलोसिटी भी इनफैक्ट कितनी दे रखी है, टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी भी सेम है, तो इक्वेट कर देते हैं हम लोग। तो रिजल्ट हमारे पास बचा, दोनों की वेलोसिटी को इक्वेट करने के बाद v1 इक्वल्स टू v2, इसके अंदर बचा √h1 अपॉन, अब गामा, गामा हमें एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है। सॉलिड स्फीयर का कितना हो गया 2/5, तो नीचे बचा 7, ऊपर आ गया 5 h2। और दूसरा बॉडी हमें दे रखा है सॉलिड सिलेंडर, तो गामा हो गया हाफ, तो 2/3। हटा दो रूट, आपको किसका रेशियो निकालना है, h1 बाय h2 का। तो h1 बाय h2 का रेशियो हमें मिल गया स्क्वायरिंग करने के बाद 14/15। आंसर थर्ड करेक्ट। तो मज़ेदार है देखो सारे सवाल, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर जाओ परफेक्ट हो जाओगे। अब आते हैं हम इस प्रॉब्लम पर, ये भी ठीक प्रॉब्लम है, करो अटैम्प्ट। 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम है।
तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ। देखो ये प्रॉब्लम ये कह रहा है इसमें बॉडी आइडेंटिफाई करनी कौन सी है। ये एक बॉडी, हमें नहीं पता कौन सी बॉडी है, v वेलोसिटी से और ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोल करती हुई जाती है, h हाइट तक पहुंच पाती है। h की वैल्यू आपको दे रखी है वी स्क्वायर बाय जी। तो आइडेंटिफाई करो ये बॉडी कौन सी होगी। तो बॉडी का हमें क्या पता यार कौन सी होगी, तो इसका गामा निकाल लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा बॉडी कौन सी है। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस गामा इक्वल्स टू एम जी एच, एच की जगह डाल दिया हमने वी स्क्वायर बाई जी, जी से जी कैंसिल हुआ, इसको इधर भगाओ, एम वी स्क्वायर भी कैंसिल, तो 1 प्लस गामा इक्वल्स टू 2, गामा इक्वल्स टू 1। अब 1 गामा किसका किसका होता है, रिंग का होता है, हॉलो सिलेंडर का भी होता है। तो देखो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, तो हमें दे रखा है रिंग। अब आप कहोगे सर सिलेंडर, जब कुछ ना लिखा हो तो सॉलिड सिलेंडर लेते हैं, तो सिलेंडर नहीं जाएगा, रिंग जाएगा इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, ये आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम आपको इसमें लगना चाहिए। करो अटेम्प्ट। तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ, इतनी देर में आ जाना चाहिए। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये दे रखा है हमें एक, ये पूरा बड़ा एक रिंग दे रखा है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है ना। इसके अंदर एक स्मॉल डिस्क है, तो ये हमें डिस्क दे रखी है जो कि यहाँ से यहाँ रोल करती हुई आती है। हमें यहाँ पर इसकी स्पीड पता करनी है, तो लगाएंगे क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो के आई प्लस यू आई इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ। देखो रेफरेंस हम यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में पंगा है, हाइट सेंटर की लेनी है, यहां तक की नहीं लेनी। तो ये हाइट हो जाएगी 4a माइनस इसका रेडियस a, दैट मीन्स 3a, ठीक है। अब पुट करो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि हमने वहां पे ही रेफरेंस ले लिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस गामा, तो 1 प्लस गामा इज 1 प्लस 1/2। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच की जगह आ गया 3a, माइनस इसलिए क्योंकि रेफरेंस के नीचे। अब इसको उधर भेजो, 3 से 3 कट जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी √4GA। तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, ऑप्शन 4 डायग्राम से डरावना लगता है बट है नहीं। चलो चलते हैं आगे। अब आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट, और इसके अंदर एक जोरदार सवाल रखा है, मज़ेदार ट्रिक आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि वैसा प्रॉब्लम अगर पल्ले पड़ गया एग्जाम में जो कि आ जाता है, तो बचने का एक ही रास्ता है कि आपने पहले से सीख रखा हो। तो मैं आपको सिखाता हूँ अभी, मज़ेदार प्रॉब्लम है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना प्रोजेक्टाइल मोशन में। नहीं जो आप सोच रहे हो फेज 1 वाला वैसा नहीं है। फिलहाल एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आर क्रॉस पी को बोलते हैं। अगेन इसमें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करता है जो टेंजेंशियल हो, रेडियल वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। तो रोलिंग में जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को हमें लेना पड़ता है। ट्रांसलेशन एम वी आर हो गया, रोटेशन वाला गामा एम वी आर हो गया। इसके बाद टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन सिंपल सा ही है, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, यानी आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। इसमें आपको याद है वो रेडियल वाले प्रॉब्लम थे कि कोई पार्टिकल रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड मूव कर रहा है, इनवर्ड मूव करेगा तो आई कम होता जाएगा, ओमेगा बढ़ता चला जाएगा। टेंजेंशियली मूव कर रहा है तो भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, इसमें रिकॉइल वाला सवाल था। दो बॉडी कोलैप्स कर रही हैं तो भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन जैसा सवाल था। तो एक एक चीज़ इसकी मतलब गिनी चुनी है, आप उससे सवाल उठा के कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आता हूँ न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो आपको स्टार्ट करने हैं इसके न्यूमेरिकल। पहला प्रॉब्लम 45 सेकंड का टाइम दिया मैंने, करो अटेम्प्ट।
आई थिंक आ गया होगा, 30 सेकंड में ही आ जाना चाहिए, रोक रहा हूँ मैं इसको। ये क्या कह रहा है कि हमने एक मास इस डिस्क में यहाँ पर अटैच कर दिया और इसको ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया, तो इसका सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बताओ। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा आई ओमेगा, आई में दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर, पॉइंट मास का स्मॉल एम आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा। बस ढूंढ लो आंसर। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक ये वाला करेक्ट हो गया, थर्ड इसका करेक्ट आंसर, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। अब आप इस पे आ जाओ, ये तो आपके लिए काम का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट कंसेप्ट की जगह न्यूमेरिकल बना करके रखा है, तो अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड का टाइम है। तो आई थिंक अब मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इसमें पर्सन रेडियली अंदर आ रहा है, ठीक है ना, सेंटर की तरफ। तो अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो गया। तो आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। तो पर्सन पहले यहाँ पर था, पर्सन को हम पॉइंट मास ही लेते हुए चलेंगे। बाद में पर्सन कहाँ पर आ गया, सेंटर ऑफ डिस्क पर आ गया। तो बाद में पर्सन का एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन उसका जीरो हो जाएगा। पहले ये डिस्क ओमेगा वन से घूम रही थी, बाद की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू हमें निकालनी है। तो हमने सीधे लगाया आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू, ठीक है। I1 के अंदर दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे, डिस्क का भी आ जाएगा और साथ साथ में हमारे पास पर्सन का भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो डिस्क का मास है 200, पर्सन का मास है 80। रेडियस के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं दे रखी, जाने दो। तो पहले हम जनरल फॉर्मूला पुट करते हैं। तो हाफ डिस्क के लिए लिख रहा हूँ पहले एम आर स्क्वायर, पर्सन के लिए स्मॉल एम आर स्क्वायर, ओमेगा ऐसे ही रहने दो। I2 की जगह आ गया सिर्फ और सिर्फ डिस्क का बचा हाफ एम आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा टू। उसने रेडियस इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि दाएं बाएं से निकल लिया। अब आप यहाँ पर ओमेगा टू का वैल्यू कैलकुलेट करो, विच इज कैपिटल एम प्लस 2m डिवाइडेड बाय कैपिटल एम टाइम्स ओमेगा वन। अब वैल्यू पुट करो, कैपिटल एम कितना था 200, 2m हो गया 82 या 160 डिवाइडेड बाय 200 और ओमेगा कितना है, ओमेगा हमें दे रखा है 12 रिवोल्यूशन पर मिनट। आंसर भी आरपीएम में देना, कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं। तो आरपीएम देखते हैं कितना आता है। ये बन गया हमारा 360, है ना। तो 360 बाय 200 इंटू 12 आरपीएम। तो ये सब कैंसिल हुआ, यहाँ पर आ गया 1.8। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया 21.6 आरपीएम। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लो, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो अब देख रहे हो इसकी फेज 2 की खासियत ये है कि इसमें मैंने न्यूमेरिकल बना दिए हैं, तो आपका कंसेप्ट तो रिवाइज हो ही रहा है, साथ साथ में प्रॉब्लम की भी प्रैक्टिस होती चली जा रही है, तो गलती खत्म हो जाएगी अब आपकी। चलो इसको अटेम्प्ट करो, इसके लिए आपको सिर्फ 45 सेकंड मिलते हैं। 45 सेकंड नहीं, 30 सेकंड सिर्फ। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। ये कह रहे थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स अपर एंड इट रिसीव्स इम्पल्स जे। तो ये रही रॉड अपर एंड पर फिक्स्ड है, यहाँ से हमने इम्पल्स दिया जे, ये डिस्टेंस था एल। तो हमें पता करना है इमीडिएटली आफ्टर इम्पैक्ट एंगुलर मोमेंटम। अच्छा ऐसा नहीं कि खाली हम एंगुलर मोमेंटम निकाल के नमस्ते करके चल देंगे, कुछ और भी बातें बताऊंगा। देखो अब ये जे क्या करेगा, ये जे हो गया, जे यानी जो हमने लीनियर इम्पल्स दिया, यानी एम वी का प्रोडक्ट, उसको जे बोल सकते हो आप। तो मोमेंट ऑफ लीनियर इम्पल्स अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया जे इंटू एल। इसका आंसर तो सीधे सीधे आ गया फर्स्ट, ठीक है ना। एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है इम्पल्स देने के बाद, जैसे प्रैक्टिकली दिखाऊं तो ये मतलब हुआ हमने यहाँ ऐसे इम्पल्स दिया, तो देखो क्या आई, ओमेगा आई। तो एग्जामिनर आपसे ओमेगा पूछ सकता है।
तो अब आप इस जे एल को पुट करेंगे आई ओमेगा, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूले के हिसाब से। आई की वैल्यू हो गई 1/3 ml², उसके बाद हम ओमेगा निकाल सकते हैं। तो एग्जामिनर दो चीज़ें पूछ सकता है, जे भी पूछ सकता है और आपसे ओमेगा भी पूछ सकता है। एक और चीज़ बताऊं, अगर ये फ्री रॉड होती, ठीक है ना, देख लो इसको भी सीख लो, अगर ये फ्री रॉड होती और अब आप अगर इम्पल्स देते, जैसे ये पेन ग्राउंड पर यूं फ्री रखा है, ऐसे तड़ाक से मैं इसको मारूं तो क्या होगा, ये ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा, यानी इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी। कैसे निकालोगे, तो ये जे, ठीक है ना, वी भी लाएगा और ओमेगा भी लाएगा। तो वी निकालने के लिए लीनियर इम्पल्स इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम पुट कर दो, यानी जे इक्वल्स टू एम वी से वी आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकाल करके, जो कि हो जाएगा जे एल बाई टू इक्वल्स टू आई ओमेगा डालोगे, वहाँ से ओमेगा आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम रॉड के इम्पल्स वाले बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, दोनों जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और अगर ये नहीं करना चाहते तो टेस्ट के इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ, वो जरूर दे लेना, ठीक है ना, आपका सारा का सारा A to Z रिवाइज हो जाएगा। चलो अब आते हैं इस प्रॉब्लम पर। भाई ये प्रॉब्लम अल्टीमेट प्रॉब्लम है, आज का यूएसपी है, आप करके दिखा दो, ठीक है। टाइम लिमिट तो वैसे ही वही है 45 सेकंड से 1 मिनट, पर आपसे होगा नहीं इतने टाइम में। मैं आपको एक ट्रिक दूंगा इसकी, करो फिलहाल पहले आप अटेम्प्ट। नहीं हुआ ना, क्योंकि इक्वेशन खतरनाक बन गई, और इसको करने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट चाहिए, जिस रास्ते से आप कर रहे हो। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, आप चुपचाप से आप तरीका सीखो, मज़ेदार तरीका है, ध्यान देना। देखो पहले जिस रास्ते से आप कर रहे हो वो मैं आपको दिखाऊं। ये V0 की वेलोसिटी से थीटा के एंगल पर आपने इसे प्रोजेक्ट किया, किसी भी मोमेंट पर आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। मान लो इस टी टाइम पर बॉडी यहाँ पर है, तो Vx इधर होगा और Vy इधर होगा। तो पहली सिरदर्दी, इस रास्ते से Vx और Vy निकालो। सुनने में अच्छा है बट जब आप प्रैक्टिकली करोगे फंस जाओगे, टाइम लगेगा। तो Vx और Vy निकालना पड़ेगा, अपना वही प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन यूज़ करके, u cos थीटा t, सॉरी u cos थीटा और Vy हो गया u sin थीटा माइनस dt करके आपने Vy निकाला। अब आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है ना। x वाला एंगुलर मोमेंटम आपको क्लॉकवाइज मिल रहा है और y वाला भी आपको क्लॉकवाइज पे मिल रहा है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया yvx प्लस xvy। ये हुआ जनरल तरीका जिससे आमतौर पे लोग करते हैं। अब xvy और yvx सुनने में बड़ा अच्छा है, बट x और y निकालते निकालते नानी याद आ जाएगी इसके अंदर, इतना लंबा इक्वेशन बन जाएगा। 2 से 3 मिनट, हो सकता है 4 मिनट लग जाए। तो एक लाइन में तर्क करने का तरीका क्या है, तो एग्जाम में अगर आप इसको कर रहे हो और आपको ये टाइम दे रखा है, ध्यान रखना टाइम दे रखा है, अगर पोजीशन दे रखी है तो दिस मेथड इज परफेक्टली ऑल राइट। बट अगर आपको टाइम दे रखा है और आप इसके चक्कर में पड़ गए, आपका टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बचना चाहते हो तो ये लगा लो, ध्यान देना, बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, सुनना शब्द ध्यान से। लगने वाली फोर्स सिर्फ इकलौती एक ही फोर्स है, जो कि हो गई mg। आपको उस फोर्स में कहाँ घुस गए, देखते जाओ। ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देगी, और टॉर्क के लिए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया जो कि x हो गया। तो टॉर्क की वैल्यू हो गई mgx। x बड़ा आसान है, इसके अंदर u cos थीटा t, t हमें पता है, y निकालना पंगे वाला काम है, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन किलोमीटर के हिसाब से चलती है। तो टॉर्क आ गई mgx। अब हम जानते हैं टॉर्क होती है डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, ठीक है, ध्यान देना। तो mgx डेल्टा एल हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यानी इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट 0 ही था, क्योंकि इस वक्त वेलोसिटी इसी से पास कर रही थी। तो l बाय डेल्टा टी, तो l की वैल्यू आ गई हमारे पास mgx टाइम्स डेल्टा टी, सही है। तो l की वैल्यू आ गई mgxt। x की वैल्यू भी पटक दो इसके अंदर, क्या थी x की वैल्यू, u cos थीटा t, पुट कर दो। तो रिजल्ट मिला mg u cos थीटा t स्क्वायर।
अब आपकी मुसीबत ख़त्म। अब आपका सिर्फ एक लाइन का खेल है। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम एग्जाम में निकालना चाहते हो और आपको टाइम दे रखा है, अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते, ये तरीका लगाओ। इससे आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ टी, देखो कुछ कैलकुलेट ही कहाँ करना पड़ा, सब तो हमें पता है, पुट कर आंसर आ गया। चलो पुट करते हैं। तो एम जी पढ़ा रहने दो, यू की जगह हमारे पास कितनी दे रखी है वेलोसिटी, वी नॉट, तो हम यहाँ वी नॉट डाल देते हैं। कॉस थीटा कॉस 45 हो गया, 1/√2 डाल देते हैं। टी की जगह वी नॉट बाई जी डाल देते हैं, तो वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया एम वी नॉट क्यूब। ठीक है, तो एम वी नॉट क्यूब बाय √2 जी। ऑप्शन ढूंढो, तो एम वी नॉट क्यूब बाय √2 जी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। इससे कर लो और इससे कर लो, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कौन सा बेस्ट मेथड है। तो नया तरीका पता चल गया। तो एग्ज़ाम के लिए हमें खाली अब थ्योरी पढ़ के जाते तो ऐसे थोड़ी ना प्रैक्टिस होती, ठीक है ना। फिर तो क्या पास्ट ईयर के प्रॉब्लम लगाते तो भी नहीं मिलता आपको ये तरीका। तो हमेशा प्रॉब्लम पे आप फोकस्ड रहो, प्रॉब्लम्स लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम लगाओगे उतना आप परफेक्ट हो जाओगे एग्ज़ाम में। फिर आप ये नहीं कहोगे नहीं यार हमने तैयारी नहीं करी, खूब ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। चलो कैलकुलेट करो उसको। आसान प्रॉब्लम है, सिर्फ 30 से 45 सेकेंड। तो आ जाना चाहिए, मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी हमें इस ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। बॉडी रोल करते हुए जा रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, रोल करते हुए जा रही है। तो ओमेगा है तो वी भी होगा। अब देखो रोल करती हुई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट कंजर्व रहता है। तो इस पॉइंट या इस लाइन के अबाउट रोल करती हुई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो आप चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे कहीं पर भी इस लाइन पे निकालो, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, आपके लिए आसान रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन प्लस या माइनस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन। ट्रांसलेशन वाला निकालने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाला MVR, सेंस इसका देख लो क्लॉकवाइज, ठीक है। रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम हो गया I ओमेगा, सेंस इसका भी क्लॉकवाइज, तो मैं इसको लिख रहा हूँ गामा MVR। तो फाइनल आंसर आ गया MVR टाइम्स 1 प्लस गामा। अब गामा बॉडी देखनी पड़ेगी, तो डिस्क है तो हाफ हो गया, तो 3/2 MVR पर V तो नहीं दे रखा, ओमेगा दे रखा है, तो कोई बात नहीं, ओमेगा को V/R डाल दो, तो रिजल्ट मिल गया 3/2 V इक्वल टू R ओमेगा डाल दो, सॉरी, तो MR² ओमेगा। ऑप्शन चेक करो, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका लास्ट प्रॉब्लम था। अब अगर आपने इतना करने के बाद प्रैक्टिस शीट और टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम अभी मैं बता रहा हूँ, आज मैं इसी पे बताऊँगा, नहीं किए तो पूरा रोटेशन जो पड़ा हुआ है ना वो बेकार है, ये मान लो। तो आपको वो टेस्ट के स्पेशली प्रॉब्लम ज़रूर करने हैं, ठीक है ना। ये मैं हर बार मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ में बोल रहा हूँ, पिछले टेस्ट में भी मैंने, पिछले लेक्चर में भी मैंने बोले थे, आज भी बोल रहा हूँ, आप टेस्ट के प्रॉब्लम ज़रूर कर लो, क्योंकि वैसे ही प्रॉब्लम पिछले साल भी थे एग्ज़ाम के अंदर, इस साल भी मिलेंगे। तो बेकार में बाद में आपको अफसोस होगा कि यार सर बोल रहे थे कर लेते, तो इससे बढ़िया हम उसी टाइम पे कर लेते हैं। तो अभी अच्छा खासा टाइम है, मन लगा के प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दे रहा हूँ टेस्ट के, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो ये वो मार्क्ड प्रॉब्लम है जो आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन के टेस्ट से अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला, अगर ये नहीं किए तो आपने जो पूरा लेक्चर किया उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया। तो ये मैंने चुन चुन के आपके लिए प्रॉब्लम, सिलेक्टिव प्रॉब्लम आपके लिए रखे हैं ताकि हर चीज़ परफेक्ट हो जाए, ठीक है ना। इनके अंदर भी कुछ ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी आपको कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट के इन मार्क प्रॉब्लम के अंदर, जो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आप प्रॉब्लम्स देखोगे जो जनरली आप लेंदी तरीके से लगाते होगे, बट इन के अंदर आपको वो शॉर्टकट से लगते हुए मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप पैकअप कर देना। यहाँ पे COM और रोटेशनल मोशन अब हमारा अच्छे से तैयार हो गया, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।